नमस्कार, स्वागत है आपको और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। आप देख रहे हैं मनी गुरु। एमफी के आंकड़े बताते हैं कि निवेशकों का भरोसा म्यूचुअल फंड पर कायम है। मई महीने में म्यूचुअल फंड का AUM 3% बढ़ा है और ये लगभग 72 लाख करोड़ रुपए अब हो गया। और एसआईपी का जो कंट्रीब्यूशन है एसआईपी का वो भी बढ़ा है और ये 26,688 करोड़ हो गया। इसके अलावा एसआईपी स्टॉपेज रेशियो जो था वो 6 महीने के निचले स्तर पर आ चुका है और ये अब 73% रहा। लेकिन मई में डेट फंड में एक बड़ा आउटफ्लो देखने को मिला, इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि क्या कहते हैं मई महीने के म्यूचुअल फंड के आंकड़े और अभी फिलहाल कहां है निवेश के मौके। इन तमाम चीजों को समझने के लिए हमारे साथ शो में मौजूद है दो खास मेहमान। मिराई एसेट की डिस्ट्रीब्यूशन हेड सुरंजना वो ठाकुर हमारे साथ मौजूद है और कंप्लीट सर्कल कैपिटल के सीनियर पार्टनर विकास पुरी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले विकास आपके पास आती हूँ। इस बार जो मई में एमफी के आंकड़े आए उसमें सबसे अच्छी बात तो ये रही कि एमएफ इंडस्ट्री का ओवरऑल अगर आप AUM देखेंगे तो ये बढ़कर अब 72 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। और उसके अलावा आपने ये भी देखा कि एक बहुत चिंता की बात ये थी एसआईपी के स्टॉपेज रेशियो जो लगातार बढ़ते जा रहे। तो पिछली बार तो उसने 200% को पार कर दिया था, वो भी अब घटाए, यानी कि लोग रिडम्पशंस नहीं कर रहे हैं एसआईपी का, या जो मैच्योर हुई एसआईपी वो अब संख्या उसकी काफी कम हो गई है। लेकिन थोड़ी सी इसमें आउटफ्लो भी हमने देखा डेट का, मतलब काफी मिला जुला मिक्स हम कह सकते हैं कि मई के ये आंकड़े रहे। आप किस तरीके से देखते हैं मई के एमफीज के आंकड़ों को? धन्यवाद स्मिता। हेलो सुरंजना जी। देखिए स्मिता, मुझे ना बहुत कोई चिंता वाला विषय नहीं लग रहा है, बिकॉज बहुत सारे कारण होते हैं जब आपका कई बार इक्विटी इनफ्लो जो है वो कम हुआ है। देखिए, सबसे पहले लोगों के मन में ये नहीं आना चाहिए कि कुछ नेगेटिव फ्लोज हो गए हैं। ये बेसिकली क्या है कि जो नेट इनफ्लोज हैं जो जिस दर से आ रहे थे ये इस महीने वो थोड़ा कम हुआ है, बट फ्लोज आर स्टिल पॉजिटिव। तो पहली चीज तो ये हो गई इक्विटी फंड्स की जब आप बात करते हैं। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट देखिए कि एसआईपी इंटैक्ट है, विच मीन्स कि जो हमारे निवेशक हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, वो कंसिस्टेंटली बढ़ते जा रहे हैं, अपनी एसआईपीज को कंटिन्यू किया। हाँ, थोड़ा बहुत रिस्ट्रक्चरिंग हो सकती है बिकॉज एसेट मैनेजमेंट से है सुरंजना जी, तो ये थोड़ा ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगी। बट क्या होता है कि समटाइम्स जो पिछली वॉलेटिलिटी रही उसमें बहुत सारे जो निवेशक थे, डू इट योरसेल्फ वाले जो बहुत सारे निवेशक थे, उनको लगा कि हमने कुछ गलतियां कर दी तो चलो इसको बंद करके हम दूसरी तरफ से नए फंड्स को रिस्ट्रक्चर करते हैं, अच्छे तरीके से उसको थोड़ा पोर्टफोलियो की क्लीनिंग करते हैं। तो ये प्रोसेस होता है, ये मतलब किसी एक क्वार्टर में ऐसा होगा ही कि जब लोग अपने थोड़े पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चर करेंगे। तो ये दो तीन चीजें जो होती है मिक्स हो सकती हैं, जिसकी वजह से थोड़े से इन्फ्लोज कम आए हुए हैं। बट मुझे ऐसा कोई बहुत चिंता का विषय नहीं लगता, बिकॉज डेट फंड की तरफ भी अगर आप देखेंगे, अगर कुछ आउटफ्लो हुआ भी है लिक्विड में या ओवरनाइट फंड्स में, तो वो इंस्टीट्यूशनल मनी है, उसका पर्पस ही शॉर्ट टर्म होता है। तो किसी महीने ऐसा भी होगा आपको कि एक बड़ा फ्लो आएगा और किसी एक महीने ऐसा भी होगा कि वो आउटफ्लो हो जाएगा। तो हमें उससे चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि एसआईपी का जो कंसिस्टेंट नंबर है ये हमारे लिए बहुत एनकरेजिंग है, और जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, और ओवरऑल AUM तो आपका बड़ा ही है, प्लस थोड़ा बहुत उसका जो मार्क टू मार्केट गेन आया है उसने भी उसका कंट्रीब्यूट किया है। तो ओवरऑल मुझे कोई बहुत चिंता नहीं लग रही इस पूरे आंकड़े को देखते हुए। बिल्कुल, और बिल्कुल जाहिर सी बात है, जैसा आपने कहा एसआईपी के नंबर्स तो इनकरेज करते हैं। अगर आप एसआईपी के नंबर को देखेंगे तो 0.21% से ये बढ़े भी हैं और 26,688 पर ये पहुंच चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं बताते हैं सुरंजना कि जो निवेशकों का भरोसा है वो म्यूचुअल फंड पर लगातार बरकरार है। आप कैसे देखती हैं इन नंबर्स को? जी, गुड इवनिंग। आई थिंक ये आप जो नंबर्स बता रहे हैं, आई थिंक 19,000 करोड़ का जो आया है नंबर इक्विटी का, डेफिनेटली एक ड्रॉप है, लेकिन इतना ड्रामेटिक ड्रॉप नहीं है, इतना बड़ा आंकड़ा नहीं है जो जिससे लोगों को घबराना चाहिए या सोचना चाहिए कि ऐसा क्या हो गया है मार्केट में। शायद ये भी होता है कि जब आप लगातार कुछ साल तक बहुत अच्छा मार्केट्स का अपसाइड देखते हो, फिर थोड़ी सी वॉलेटिलिटी आती है, जैसे कि मेंशन किया गया कि बहुत सारे नए निवेशक भी आए हैं मार्केट में। एक बार वो वॉलेटिलिटी देखने के बाद शायद थोड़ा सा ऊपर मार्केट जाते हुए देखते हैं तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी होती है। तो मे बी अ पार्ट ऑफ दैट इज बिकॉज ऑफ प्रॉफिट बुकिंग ऑल्सो। बट मैं जब देखती हूँ, थोड़ा ब्रेक डाउन करती हूँ इस नंबर को, तो उसमें अगर आप देखोगे तो लार्ज कैप में सबसे ज़्यादा ड्रॉप हुआ है, एक्चुअली ऑलमोस्ट 50% का ड्रॉप हुआ है। फ्लेक्सी कैप में भी थोड़ा और ड्रॉप हुआ है, लेकिन अगर आप स्मॉल कैप या मिड कैप का देखो तो अराउंड 15-20% का ही ड्रॉप है इन टर्म्स ऑफ द नंबर्स। बट ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो ऐसा कोई कैटेगरी नहीं है जहाँ पे, एक्सेप्ट प्रॉब्ली मल्टी कैप, जहाँ पे शायद नंबर्स थोड़े इंटैक्ट है।
मेरे हिसाब से शायद एसआईपी का जो नंबर है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो बहुत ही मार्जिनली बढ़ा है लेकिन बढ़ा है। इट एक्चुअली टॉक्स अबाउट कि जो निवेशक है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में समझ रहे हैं और वो अपने इन्वेस्टमेंट्स को बरकरार रख रहे हैं। दैट इज़ वेरी एनकरेजिंग। द अदर पार्ट इज़ कि हाइब्रिड फंड्स का अगर आप देखोगे तो हाइब्रिड फंड्स का जो इनफ्लो पिछले महीने अराउंड 14,000 करोड़ का था, इस महीने अराउंड 20,000 करोड़ का है। तो ये जो 20,000 करोड़ है इसमें से अराउंड 15,000 करोड़ तो आर्बिट्राज में है, विच ऑल्सो मीन्स कि आर्बिट्राज में शायद लोग पार्क कर रहे हैं पैसा और थोड़ा सा वैल्यूएशंस हायर होने की वजह से, थोड़ा एलिवेटेड होने की वजह से शायद थोड़ा रुक के पैसा डाल रहे हैं। तो पार्किंग के लिए आर्बिट्राज को यूज कर रहे हैं, जो आगे शायद पैसा फिर डिप्लॉय होगा। बाकी अगर आप सेगमेंट्स देखोगे, बैफ या मल्टी एसेट जैसे कैटेगरीज देखोगे, इन दोनों कैटेगरीज में एक्चुअली ना ही इंटैक्ट है इनफ्लोज, एक्चुअली इनफ्लोज बढ़े हैं थोड़े से। तो आई थिंक ये वॉलेटाइल मार्केट्स में हाइब्रिड फंड्स में अच्छा निवेश देखना या अच्छा नंबर्स देखना इज वेरी एनकरेजिंग फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। शायद अच्छा कॉल लोग ले रहे हैं टू गेट इनटू हाइब्रिड कैटेगरीज एट दिस पॉइंट। आई थिंक डेट में जो आउटफ्लो हुआ है, ये वन ऑफ द रीजंस कुड आल्सो बी कि शायद ये जो एडवांस टैक्स आउटफ्लोज होते हैं जून में, शायद उसकी वजह से भी थोड़ी सी लोग मई के एंड में थोड़े पैसे निकाल के रख लेते हैं, स्पेशली द कॉर्पोरेट सेगमेंट। ये भी एक जरूरत हो सकता है जिसकी वजह से आप देखोगे लिक्विड, अल्ट्रा शॉर्ट, लो ड्यूरेशन, मनी मार्केट, ये सेगमेंट से ज्यादा पैसे निकले हैं। सो आई थिंक ओवरऑल हमें वरिंग कुछ नहीं लग रहा। एसआईपी नंबर्स इज द हाईलाइट ऑफ द एंटायर डेटा। बिल्कुल। और बहुत वही मैंने आपसे शुरुआत में जब सवाल पूछा तो मैंने यही आपसे जानना चाहा था, क्योंकि एसआईपीज़ के नंबर काफ़ी इनकरेज करते हैं। अगर मैं फिर एक बार एसआईपीज़ के नंबर बताना चाहूँ तो आप दिसंबर से जनवरी, फरवरी और लगातार मई तक आते आते आपने इसमें एक अच्छा खासा आपने बढ़त देखी है एसआईपीज़ के नंबर में, और ये बताती है कि जो म्यूचुअल फंड पे भरोसा है निवेशकों का वो लगातार बना हुआ है। खास करके अगर लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो वहां पर निवेशक बिल्कुल इस पर भरोसा करते हैं आज भी म्यूचुअल फंड पर। विकास, एक बार फिर आपके पास मैं आती हूं इसलिए क्योंकि लगातार हमने ये देखा कि लार्ज कैप जो है, क्योंकि इक्विटीज की हम बात कर रहे थे और इक्विटीज में हमने इस बार थोड़ा सा, हालांकि जैसा कि आपने शुरुआत में ही बताया कि चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी इनफ्लो थोड़ा हमने कम देखा। थोड़ा इनफ्लो कम रहने के कई सारे रीजंस भी होते हैं, थोड़े बहुत रीजंस आपने भी बताए, थोड़ा और भी आपसे समझेंगे। लेकिन इसके अलावा हमने ये देखा कि मार्केट कैप में लार्ज कैप थोड़ा सा कम अट्रैक्टिव हुआ है और मिड कैप और स्मॉल कैप का अट्रैक्शन जो है वो लगातार बढ़ रहा है। तो ये एक इंडिकेटर है कि आपका, जैसे अप्रैल मंथ इक्विटी मार्केट्स के लिए उतना अच्छा नहीं था, बट जैसे ही मई आया और उसके बाद में मार्केट ने एक रिकवरी दिखाई और बहुत अच्छी ब्रॉड बेस्ड रिकवरी दिखाई, नॉट ओनली लार्ज कैप बल्कि स्मॉल और मिड कैप में भी बहुत अच्छा एक अट्रैक्शन हुआ। और उसका एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है कि जब आप निवेशक ये देखते हैं कि मार्केट थोड़ी सी स्टेबल लग रही है। अच्छा, आप डेटा देखिए स्मिता, मई महीने में हमारे पास आरबीआई ने जो डिविडेंड डिक्लेयर किया गवर्नमेंट के लिए, फिर उसके बाद इन्फ्लेशन नंबर्स हमारे बहुत अच्छे आए, इन टर्म्स ऑफ कंट्रोल में था इन्फ्लेशन। उसके बाद अगर आप देखेंगे रुपी ऑल्सो थोड़ा ऊपर आया, तो मैक्रोज और मॉनसून थोड़ा समय से पहले आया, तो बहुत सारा ऐसा इंडिकेटर्स आना शुरू हो गए जिससे लोगों का जो कॉन्फिडेंस था वो बढ़ गया। इनफैक्ट जो अप्रैल एंड में जो इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसका भी अगर आप देखेंगे इकोनॉमिक डैमेज से ज्यादा हमारा एक तरह से देखेंगे तो इंडिया एक बहुत फोर्थ पावर इमर्ज करके आगे डिफेंस सेक्टर में। तो हमें चारों तरफ से क्या हो गया कि अच्छी न्यूज आने लगी और जिसका मार्केट का इंपैक्ट हमें दिखा। और जब मार्केट का इंपैक्ट दिखता है और थोड़ी रैली चलती है, और हम ये इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते कि रिटेल एक बहुत बड़ी शक्ति हो चुकी है, नॉट ओनली इन इक्विटी मार्केट्स बट इन म्यूचुअल फंड्स ऑल्सो। तो रिटेल इन्वेस्टर्स को ये कॉन्फिडेंस आने लग गया कि हाँ, यहाँ से जो हमारा मिड कैप स्मॉल कैप में काफी करेक्शन हुआ था पिछले कुछ जैन फेब मार्च में या थोड़ा शुरू के अप्रैल में, और वहां से उनको एक ऐसा लालच भी बोल सकते हो कि उनको ये लग रहा था कि एक अच्छी वैल्यू मिलेगी, तो क्यों ना उस तरफ ज्यादा रुझान किया जाए। फिर लोगों को थोड़ा आदत भी हो गया 3-4 साल में कि एक फास्ट रिकवरी और फास्ट जो उनको रिटर्न चाहिए। हालांकि हम इस चीज को एंडोर्स नहीं करते, हम हमेशा यही कहते हैं कि वैल्यूएशन देख के उसके बाद ही आप अपनी इन्वेस्टिंग करिए। सो स्टिल हम यही मेंटेन रखेंगे कि लार्ज कैप को इग्नोर नहीं करना चाहिए पोर्टफोलियो में। बट हाउएवर हम डेटा की अगर बात करें तो इनफ्लोज अगर आप देखेंगे थोड़ा मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ रुझान ज्यादा था एज कंपेयर टू लार्ज कैप।
हाउएवर तीनों जो मार्केट कैप है उसमें जो नेगेटिव नंबर्स हैं एज कंपेयर टू नेगेटिव इन द सेंस के अप्रैल के सामने वो कम है, तो उसका ये भी एक रीजन हो सकता है कि आपका ये जो क्वार्टर है स्पेशली अप्रैल मई जून, ये अगर आप इंडिविजुअल्स को देखें बहुत खर्चों वाला महीना होता है, हॉलीडेइंग होती है, बच्चों की फीस आती है, बहुत सारे एक्सपेंसेस आ जाते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम्स आते हैं, तो काफी कुछ होता है। प्रॉबेबली ये भी एक रीजन हो सकता है कि जहां पे पैसा बन गया था या जहां नहीं बन रहा था वहां से एग्जिट हुआ, लेकिन सिप नहीं उन्होंने बंद किए, हाँ थोड़ा बहुत सिर्फ रिस्ट्रक्चर किया होगा। तो एक ट्रेंड नजर आ रहा है कि शायद वो मई महीना था जहां पे ये सब चीजें रिस्ट्रक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हुई और मार्केट, और मुझे लगता है कि जून में ये नंबर्स इंप्रूव हो जाएंगे बिकॉज जिस तरीके से अब लास्ट कुछ दिनों से मार्केट ने अच्छा सपोर्ट किया है, सो म्यूचुअल फंड फ्लोज और इक्विटी फ्लोज आप देखेंगे एक अच्छी ट्रेजेक्टरी में दिखाएंगे आपको। बिल्कुल ज़रूर, और हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम पर म्यूचुअल फंड के ओवरऑल परफॉर्मेंस पर जो रेट कट्स हुए हैं उसका भी असर हमें देखने को मिले। सुरंजना, यहाँ पर आपसे हाइब्रिड फंड के बारे में भी समझना चाहेंगे, क्योंकि हाइब्रिड फंड पिछली बार भी इसने अच्छा परफॉर्म किया था, खास करके आर्बिट्राज की अगर बात करें तो इसका अट्रैक्शन एक अलग से लोगों में दिख रहा है। इस बार भी हाइब्रिड फंड में ठीक ठाक पैसा आया, जहां दूसरी तरफ हमने थोड़े से इनफ्लोज घटते हुए देखे इक्विटीज में, हमने आउटफ्लो देखा डेट में, लेकिन हाइब्रिड फंड वो काफी स्टेबल दिख रहे हैं। सुरंजना जी, आई थिंक जैसे कि मैंने मेंशन किया, आई थिंक शायद बहुत इंटरेस्टिंग है ये देखना कि ये वॉलेटाइल मार्केट्स में जब हाइब्रिड फंड्स का एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि जब एसेट एलोकेशन होता है डिफरेंट एसेट क्लासेस के बीच में, एक फंड के जरिए जब किया जाए तो वो टैक्स एफिशिएंट हो जाता है। दूसरा ये भी है कि बहुत बार इन्वेस्टर्स को अपनी जो बिहेवियरल चीज़ें हैं जो मैनेज करनी होती है, जब एक एडवाइजर उनको बताते हैं, शायद हाइब्रिड एक बहुत अच्छा कैटेगरी हो जाता है जहाँ पे बिहेवियर ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाता है। सो आई थिंक इन मार्केट्स लाइक दीज, जब आप मार्केट्स का हाइज एंड लोज थोड़ा सा ज़्यादा अवेयर हो जाते हैं बिकॉज आपने वॉलेटिलिटी काफ़ी टाइम से देखी नहीं, तो तब आपको शायद हाइब्रिड इज़ अ कैटेगरी जहाँ पे इंटरेस्ट बन जाता है। आई वुड थिंक मल्टी एसेट एक कैटेगरी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लोगों का बढ़ रहा है। शायद बहुत नए इन्वेस्टर्स जो है जो इंडस्ट्री में एंटर हो रहे हैं वो भी एक कैटेगरी को यूज़ कर रहे हैं एज अ सोल्यूशन प्रोडक्ट टू एंटर द इंडस्ट्री इटसेल्फ। आई थिंक आर्बिट्राज में जो पैसा आ रहा है, जैसे कि मैंने मेंशन किया, मोस्ट ऑफ इट प्रॉबेबली इसलिए है कि वो जब आगे डिप्लॉयमेंट का जब अपॉर्चुनिटीज आएगा, थोड़े करेक्शंस आएंगे, शायद लोगों को तब ज़्यादा डिप्लॉय करना होगा, विच इज़ वाई शायद जो एक्सेस पैसा है जो उनको पार्क करना है वो पैसा वो अभी आर्बिट्राज में डाल रहे हैं। टू माई माइंड इस मार्केट में ये जब वॉलेटिलिटी दिखती है, हाइब्रिड इज अ ग्रेट कैटेगरी टू लुक एट, एंड उसमें से शायद बैफ एंड मल्टी एसेट दोनों में पैसे आ रहे हैं। इनफैक्ट इक्विटी सेविंग्स भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कैटेगरी है इसमें से देखने के लिए फॉर एडिशनल डिप्लॉयमेंट। आई थिंक फ्रॉम अ इक्विटी पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे कि विकास जी ने भी मेंशन किया, आई थिंक फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू वी फील कि शायद रिलेटिवली इस टाइम पे एडिशनल पैसा जो आएगा हो सकता है लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप में आगे जाके और थोड़ा बढ़े, विच इज़ गुड फ्रॉम अ वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडिया में शायद हमें वेल्थ क्रिएट करने के लिए enough mid and small भी होना चाहिए, and which is something that people are realizing, as long as mid and small में निवेश करते हुए वो time frame थोड़ा long term देखे, which is 5 to 7 years at least, तो अच्छे पैसे बन सकते हैं। बट शॉर्ट टर्म रिटर्न्स देख के अगर उस कैटेगरी में ज़्यादा एलोकेशन हो रहा है तो वो थोड़ा कंसर्निंग हो सकता है। तो निवेशकों को हमेशा थोड़ा लॉन्ग टर्म विजन लेके ही ब्रॉडर मार्केट मिड एंड स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि बहुत सारे निवेशक सुरंजना इस तरीके से देख भी रहे हैं इसको लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से, और खास करके अगर आप देखेंगी तो फ्लेक्सी कैप फंड, मतलब इस तरीके के फंड जहां पर मार्केट में जब वॉलेटिलिटी हो तो बड़े आराम से फंड मैनेजर्स आपके कैप्स का एलोकेशन अपने हिसाब से कर सके, मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से कर सके, उस तरीके के हम पैटर्न देख रहे हैं निवेश का। अब आपसे यहाँ पर एक छोटा सा मैं यहाँ पर लेना चाहूँगी विकास, हम बात तो करेंगे डेट फंड के इस आउटफ्लो की, जिसमें हम बात करेंगे लिक्विड की, ओवरनाइट फंड की, लेकिन पहले मैं आपसे थोड़ा सा समझना चाहती हूँ कि अगर आप ओवरऑल AUM देखेंगे तो सही रहा AUM डेट फंड का, उसमें वजह ये रही कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स ने अच्छा किया है, इसकी क्या बड़ी वजह रह सकती है?
आई थिंक जितने भी आपके जैसे शोज हो गए या फंड मैनेजर्स आप बुलाते हैं, इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को बुलाते हैं या एडवाइजर्स को, सब लोग इस चीज को बोल ही रहे थे कि आप अपने पोर्टफोलियो में, जब बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी हो रही थी मार्केट में, तो आपका एलोकेशन डेट में भी होना चाहिए। तो एक तो ये गाइडेंस थी इन्वेस्टर्स को। इन्वेस्टर्स आज की तारीख में बहुत सेवी इन्वेस्टर्स भी हैं, उनको ये भी था कि रेट कट इज ऑन द कार्ड्स। इंडियन इकोनॉमी जिस तरीके से चल रही है, डायरेक्शन जिस हिसाब से चल रही है, आरबीआई का जिस तरीके से मूवमेंट चल रहा था, तो डेट फंड में क्योंकि जब आपके रेट्स नीचे आते हैं तो एनएवीज ऊपर जाती हैं, ये उल्टा चलता है, तो डेट फंड्स में गेन्स आते हैं, मार्क टू मार्केट गेन्स हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं रिटेल इन्वेस्टर्स, एचएनआईज और बड़े जो कॉरपोरेट हाउसेज हैं जिनके मैंडेट में है कि वो कॉरपोरेट बॉन्ड फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन सबको ये क्लियर कट दिख रहा था कि जिस तरीके से यील्ड सॉफ्ट हो रही है तो इसमें एक अच्छा गेन मिल जाएगा, टू द एक्सटेंट कि वो क्लोज टू लोअर डबल डिजिट तक भी आ सकता है, ऐसा उनकी संभावना थी जिस तरीके से उनको लग रहा था। हालांकि थोड़ा ये रेट कट वाले दिन थोड़ा उल्टा हो गया, लेकिन स्टिल ऐसा लगता है कि डेट फंड में बहुत जूस लेफ्ट है अभी भी इन टर्म्स ऑफ आपके रिटर्न्स में। और अभी भी अगर आप स्मिता आप देखेंगे जिस तरीके से फ्लोज आ रहे हैं गिल्ड फंड में या कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स में, लोग अपना अगर उनका 1 से 1.5 साल का अगर टाइम होराइजन है उनके पास, तो उनको एक विजिबिलिटी नजर आ रही है कि हम डेट फंड में भी एक अच्छी डिसेंट रिटर्न जो कि एफडी से 100 to 200 बेसिस पॉइंट ऊपर उनको बना के दे सकती हैं। तो एक ये बहुत बड़ा रीजन रहा कि जब मैक्रो स्ट्रांग हो गए, आरबीआई का बहुत अच्छा लिक्विडिटी इन्फ्यूजन हुआ, सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा था, एक इतना अच्छा इकोसिस्टम बन गया कि डेट फंड अट्रैक्टिव लगने लग गए। और ये एक रीजन था कि ऑल अक्रॉस द बोर्ड उसमें थोड़ा सा निवेश बढ़ा आपका। बिल्कुल, तो ये रीज़न रहा डेट फंड में जो ओवरऑल एएमयू जो उसका बहुत हमने अच्छा बढ़ता हुआ देखा उसका। लेकिन फिर भी आउटफ्लो पे भी बात करेंगे क्योंकि ज़रूरी है। डेट फंड को काफ़ी ज़्यादा हम देखते हैं कि इस चीज़ के लिए जाना जाता है कि कैसे आप स्टेबल रिटर्न यहाँ से हासिल कर सकते हैं, इसलिए उस पर भी बात करना ज़रूरी है। लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एमफीज के आंकड़े और मई के आंकड़ों के तहत एमफीज के नंबर क्या कहते हैं और किस तरीके का म्यूचुअल फंड का रहा है निवेश का ट्रेंड, ये समझने की हम कर रहे हैं कोशिश। हमारे साथ विकास और सुरंजना इस वक्त मौजूद हैं। सुरंजना, आपके पास आएंगे। लगभग हमने इक्विटीज की बात कर ली, हमने डेट की बात कर ली, हमने हाइब्रिड की भी बात कर ली, लेकिन एक जो बहुत बड़ा पैटर्न इस बार हमने देखा है ईएलएसएस फंड से एग्जम्पशन का। आखिरकार ऐसा क्या रीजन रहा कि हमने इस बार इससे भी आउटफ्लो देखा ईएलएसएस फंड से? आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है एक्चुअली। ईएलएसएस में अगर आप देखोगे, बिकॉज ये जो आपका जो न्यू टैक्स रेजिम में बिकॉज ये एग्जम्पशन आपको मिल नहीं रहा है, इंटरेस्टिंग ये है कि ये कैटेगरी है जहाँ पे आपको एक्चुअली जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का जो एक एसेंस होता है कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने से एक्चुअली पैसा बनता है। हम आपका फंड सिलेक्शन या एसेट एलोकेशन से भी जितना पैसा बन सकता है, शायद कंपाउंडिंग से उससे ज्यादा पैसे बनते हैं। एंड इन्वेस्टेड रहने से एक्चुअली लोगों का मतलब कंपाउंडिंग के वजह से एडिशनल वेल्थ क्रिएट हो सकता है। शायद ईएलएसएस को हम इस नजरिए से सिर्फ ना देखें कि इसमें टैक्सेशन एडवांटेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, हमें इस नजरिए से देखना चाहिए कि ये एक कैटेगरी है जहाँ पे आपको उसकी लॉक इन की वजह से आपको एक टाइम पीरियड 3 इयर्स तक तो एटलीस्ट इन्वेस्टेड रहना ही पड़ेगा। उसके आगे भी रहने के लिए आप अपने आप को थोड़ा सा मजबूर कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका पैसा बन सकता है। द अदर थिंग इज ऑल्सो कि ईएलएसएस कैटेगरी बिकॉज 3 साल के लिए ये लॉक्ड इन होता है, फंड मैनेजर के लिए भी ये काफी एडवांटेजेस हो सकता है, क्योंकि उनके लिए भी 3 साल का लॉन्ग टर्म कॉल्स लेने के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है। इस कैटेगरी में बहुत मेरिट्स है जो शायद ओवरलुक होता है, क्योंकि इसमें टैक्सेशन की वजह से ही लोग इसकी तरफ देखते हैं। बट आई वुड थिंक लॉन्ग टर्म अगर हम देखें इन्वेस्टिंग की तरफ, तो ईएलएसएस एक बहुत रेलेवेंट कैटेगरी है। और इसको हम निवेशक जब देखते हैं टुवर्ड्स डिफरेंट कैटेगरीज, उनको ईएलएसएस में अपना जो इंटरेस्ट है वो बरकरार रखना चाहिए, एंड दे शुड स्टे इन्वेस्टेड फॉर द लॉन्ग टर्म।
बिल्कुल। लेकिन कई बार सुरंजना जी हम ये भी एक्सपर्ट्स को कहते हुए सुनते हैं कि सिर्फ टैक्स बचाने के लिए निवेश मत कीजिए, और अगर आपको लगता है कि कहीं आप इसलिए निवेश कर रहे थे कि उससे आपका टैक्स बचेगा और अब अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में आ चुके हैं तो फिर आप उसको बंद कर सकते हैं। शायद बहुत लोगों ने इस सलाह को आप लोगों की मान ली है, तभी ये हमने इतना बड़ा इससे आउटफ्लो होता हुआ ALSS फंड से देखा। लेकिन विकास, सबसे बड़ी जो आप, जैसा कि आपने शो की शुरुआत में ही बोला कि बहुत चिंता की बात नहीं है इसके नंबर्स, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आज जिसने भी मई के एमफीज के इस नंबर्स को देखा होगा, सबसे पहली जो उनकी चिंता हुई होगी वो डेट फंड को लेकर हुई होगी, और इसीलिए लगातार मैं इस पर बात भी कर रही हूं। वहां पर गौर करने वाली बात यह थी कि जो ओवरनाइट फंड थी और जो लिक्विड फंड था, वहां से ज्यादा हमने आउटफ्लो होता हुआ देखा। मैं चाहूंगी आप थोड़ा इसको बहुत अच्छी तरीके से समझाएं कि आखिर ऐसा कब होता है जब हम इन दोनों फंड से एक बड़ा आउटफ्लो देखते हैं। देखिए स्मिता जी, जब वर्ड ही यही है कि ओवरनाइट फंड्स हैं, लिक्विड फंड्स हैं, तो ऑब्वियसली हमें ये भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि ये बहुत लंबे समय के लिए, आप देखेंगे इसका ट्रेंड ही ऐसा, ये फंड्स के अगर आप डेटा देखेंगे मंथ ऑन मंथ, अगर पिछले 2-3 साल का, तो कुछ ऐसे महीने होते हैं जब आपके इनफ्लोज बढ़ते हैं और कुछ ऐसे महीने भी होते हैं जैसे आउटफ्लोज होते हैं। और सूरज ने बिल्कुल सही बोला कि जैसे एडवांस टैक्स की का भरने के लिए आता है तो कॉर्पोरेट्स अपना एग्जिट करती है। वर्किंग कैपिटल के लिए अगर किसी के पास में, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई आईपीओ आ गया, कंपनी का बड़ा आईपीओ आया, उनको पता है कि डिप्लॉयमेंट में उनको 3 से 6 महीने लगेंगे, तो ऐसी कंपनीज अपने करंट अकाउंट में ना रख के लिक्विड फंड्स या ओवरनाइट फंड्स में रख देती हैं ताकि वहां से कुछ एक इनकम जनरेट हो जाए। या फिर कोई कंपनीज है जिनका एक कैपेक्स होने वाला है लेकिन अभी उनकी प्लानिंग स्टेज चल रही है, तो उनको थोड़ी देर के लिए वो पैसा वहां पे पार्क कर देना है, टैक्स लाइबिलिटीज आ जाती हैं उसके लिए करना है। प्लस जो अभी रिसेंटली रेट कट हुए दिसंबर से लेके, अगर आप अभी देखेंगे जिस तरीके से रेट कट हुए और जिस तरीके से लिक्विडिटी इन्फ्यूजन हुआ, तो बहुत सारे बैंक्स का भी पैसा जो म्यूचुअल फंड्स में पार्क्ड होता है, उनको भी लगता है कि थोड़ा मार्क टू मार्केट भी गेन हुआ है तो प्रॉफिट बुकिंग की जाए। तो मल्टीपल रीजंस होते हैं, और ये चिंता का विषय इसलिए ही नहीं है बिकॉज ये ब्रॉडली इसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ज्यादा आते हैं, नॉट रिटेल। तो यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आते हैं उनका पर्पस ही यही है कि द मनी हैज टू बी पार्क्ड फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड। और ये ऐसा कोई वो नहीं है कि ये ट्रेंड बन चुका है। अभी हो सकता है कि जून में या जुलाई में या आने वाले 1-2 महीने में आपको कोई अचानक एक महीना ऐसा मिलेगा जब यही पैसा आपका एक इनफ्लो की तरफ आ जाएगा, मतलब पॉजिटिव साइड पे होगा। तो मुझे लगता है कि ये कंसर्न नहीं है, ये पर्पस जिसके लिए इन्वेस्ट किया था कॉर्पोरेट्स ने, उसके लिए उन्होंने उसको एग्जिट किया और ये पैसा वापस भी आ जाएगा, ये फ्लोट बना रहता है। ज्यादा चिंता की बात नहीं है, ये आपने इसीलिए स्टार्टिंग में बोला था। सुरंजना, अगर मैं आपसे बहुत एकदम 4-5 पॉइंट में समझना चाहूं, इक्विटी में इस बार इनफ्लो कम क्यों दिखा, तो आपके क्या होंगे वो रीजंस? इक्विटी में जैसे कि हमने देखा कि ये जो आपकी वैल्यूएशंस का थोड़ा सा जो कंसर्न है कि आपका मार्केट्स काफ़ी अपसाइड आ गया है। सो अगर कोई टैक्टिकली एलोकेट करना चाहता है थोड़ी करेक्शंस देख के, तो देयर बिकॉज वैल्यूएशंस हैव बीन हाई, शायद वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा नहीं मिले। मार्केट्स की अपसाइड हमने देखी, लेकिन शायद जैसे कि मैंने बोला, कुछ लोगों को शायद पहले बहुत टाइम तक एक तरफा मार्केट दिख रहा था जहाँ पे उनको पैसे बनते हुए दिख रहे थे, पर बीच में थोड़ी वॉलेटिलिटी दिख गई। तो जैसे उनको थोड़ी अपॉर्चुनिटी मिली कि प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए और मार्केट्स ऊपर जाते हुए दिखी, तो शायद लोगों ने थोड़ा प्रॉफिट बुक भी किया और एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने के लिए थोड़ा टाइम ले रहे हैं। वो एक रीज़न हो सकता है। ऑल्सो ग्लोबल अनसर्टनिटीज़ जितनी चल रही है, चाहे वो ट्रम्प टैरिफ हो, चाहे वो ग्लोबल वॉर्स हो, जो अनसर्टन चीज़ें, अभी यूक्रेन रशिया का भी कंसर्न चल रहा है, तो अलग-अलग जो ये कंसर्न चल रहे हैं ग्लोबली, उसकी वजह से भी थोड़े लोग वेट एंड वॉच करना चाहते हैं शायद। एंड जैसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी शायद इनफ्लो को एडिशनल जिसने कम किया, सुरंजना, ये हमने समझा आपसे। अब विकास, आपसे हम समझना चाहेंगे कि अब अगर किसी को निवेश करना है तो कहाँ मौके हैं और कौन से फंड्स हैं? बहुत संक्षेप में ये बताऊंगा कि 3 कैटेगरी में आप अपने आप को रखिए एज ए इन्वेस्टर। अगर किसी को एफडी की तरह की रिटर्न चाहिए, एफडी प्लस 1 और 1.5% एडिशनल विद बेटर टैक्सेशन, तो मुझे लगता है कि कोटक इनकम प्लस आर्बिट्राज फंड एक बड़ा अच्छा विकल्प है।
यदि थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं बट इक्विटी मार्केट्स में नहीं जाना है तो गिल्ड फंड के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज जो फंड होता है, बंधन का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट प्लान एक फंड है, उसमें लिया जा सकता है, जहां पे आपको ओवर एंड अबव एफडी के 200 to 300 बेसिस पॉइंट मिल सकता है, बट उसमें आपको टाइम होराइजन जो है 1 से 1.5 साल के ऊपर रखना पड़ेगा। हाउएवर जिनको इक्विटी में आना है उसमें मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि प्योर स्मॉल कैप, प्योर मिड कैप की जगह पे आप फ्लेक्सी कैप रूट से और मल्टी कैप रूट से आए। सुरंजना जी का बहुत एक हिट फंड है मिरर का मल्टी कैप फंड, सो मल्टी कैप फंड के थ्रू आए। निपॉन इंडिया का मल्टी कैप फंड उसी कैटेगरी में एक और बहुत अच्छा फंड है, या फिर आप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के थ्रू आए, HDFC फ्लेक्सी कैप उसमें एक अच्छी ऑप्शन है। सो आइडिया ये है कि आप फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप के थ्रू आए, आपको हर तरह के मार्केट कैप का एक्सपोजर मिलेगा, बट फंड मैनेजर पे छोड़ दीजिए कि उनको किस तरीके से वो मैनेज करना है। बिल्कुल, तो बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों ने अभी निवेश के कहाँ मौके हैं ये भी समझाया और तमाम उन दुविधा को भी दूर किया जो किसी के भी मन में आज एमफीस के नंबर को देखकर आए होंगे। बहुत शुक्रिया सुरंजना आपका भी हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए, और विकास आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। और इसी के साथ मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहे जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।